18 मई 1998 को वजीर आजम नवाज शरीफ ने एटमी साइंसदान डॉक्टर अशफाक अहमद को अपने कमरे में बुलाया और उसे हुक्म दिया कि एटमी धमाके कर दो, और 10 दिन बाद एटमी धमाके कर दिए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान पे चारों तरफ से पाबंदियां लग गईं और अब ये पाबंदियां खत्म कर दो के हुक्म से खत्म होने वाली नहीं थीं। ये वो गिरहें थीं जो दांतों से भी खोलना मुश्किल था। पाकिस्तान ने इन आलमी पाबंदियों का मुकाबला कैसे किया, और क्या आप जानते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक आर्मी चीफ से जबरदस्ती इस्तीफा लिया था? वो क्या कहानी थी? हकीम सईद कौन से मसीहा थे? ये सब हम आपको इस कहानी में आज बताएंगे। मैं हूं तनवीर अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं सच जानो। धमाकों के बाद पाकिस्तान पर लगने वाली पाबंदियों का मुकाबला हुकूमत ने 2 तरीकों से किया। उस वक्त पाकिस्तान पे 32 अरब डॉलर कर्जा था और मरकजी बैंक में या खजाने में 1 अरब 26 करोड़ डॉलर पड़े हुए थे। लेकिन कारोबारी शख्सियात ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंकों में 11 अरब 80 करोड़ डॉलर रखे हुए थे, जो कि हुकूमत ने वक्ती तौर पे मुंजमद कर दिए, उनको रोक। अब कोई भी डॉलर्स अकाउंट होल्डर वहां से डॉलर्स नहीं निकलवा सकता था। और दूसरा काम हुकूमत ने यह किया कि हुकूमती अखराजात कम करने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया कि कौम पेट पर पत्थर बांधकर इन मुआशी हालात का मुकाबला करेगी, और अगर कौम एक वक्त का खाना खाएगी तो उनके बच्चे भी एक वक्त का खाना खाएंगे। उन्होंने वजीर आजम सेक्रेटरीट छोड़ते हुए ये ऐलान किया कि अब सरकारी रिहायशगाहें अस्पतालों और यूनिवर्सिटीज में तालीमी इदारों में तब्दील कर दी जाएंगी, जिसकी एक कड़ी ये भी थी कि रावलपिंडी में वजीर आजम सेक्रेटरीट हाउस को फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया। एटमी धमाकों के बाद हुकूमत ने ये 2 काम किए, लेकिन ये बात हुकूमत भी जानती थी कि सिर्फ इन 2 कामों से पाकिस्तान के कारोबारी हालात नहीं चलाए जा सकते, और इसके लिए नई पॉलिसियों की जरूरत थी, जिसके लिए अमेरिका और दोस्त अरब ममालिक से बातचीत करना जरूरी थी। अमेरिका से इसलिए कि IMF से कर्ज लेना था, और IMF से कर्ज अमेरिका की मर्जी के बगैर मिलना मुश्किल था, और दोस्त अरब ममालिक से इसलिए कि वो उधार तेल दे दें या चंद अरब डॉलर हमारे बैंकों में, पाकिस्तान के बैंकों में रखवा दें, जिससे ये मुआशी बहरान आर्जी तौर पर टल सकता था। लिहाजा नवाज शरीफ ने सबसे पहला कदम जो किया वो एटमी धमाकों के बाद जल्द ही सऊदी अरब रवाना हो गए और सऊदी किंग से मुलाकात की। ये मुलाकात एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। सऊदी किंग ने ऐलान किया कि हम जो भी हो जाए हर तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने वली अहद शहजादा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज को भी पाकिस्तान भेजने का ऐलान किया, जो बाद में अक्टूबर में पाकिस्तान आए भी। और सऊदी अरब ने इसके साथ ही पाकिस्तान को डॉलर्स भी दिए और तेल के जरिए भी रियायत करके पाकिस्तान की मदद की। सऊदी अरब के बाद तुर्की ने भी पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया, और ईरान ने भी पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर साथ देने का ऐलान किया। ईरान के सफीर ने पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की और उसे बताया कि पाकिस्तान तनहा नहीं है, ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इन तीनों ताकतवर दोस्त ममालिक से मदद मिलने के बाद एक चौथी जगह से भी मदद आई, जहां से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। अफगानिस्तान ने वहां पे मौजूद मुल्ला उमर ने वजीर आजम नवाज शरीफ को पैगाम भेजा कि पाकिस्तान पे हमला, तालिबान पे हमला तस्वर किया जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान ने अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन को भी कायल कर लिया कि हमने जो एटमी धमाके किए थे वो सिर्फ भारत के मुकाबले में उनको अपनी ताकत दिखाने के लिए थे। इसके अलावा पाकिस्तान वो एटमी धमाके नहीं करना चाहता था। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ये बात मान गए और उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने का भी कह दिया, और उन्होंने कहा कि IMF के कर्जे में वो कहीं पे रुकावट नहीं बनेंगे। पाकिस्तान के जो पैसे F-16 की खरीदारी के लिए अमेरिका को दिए गए थे और वो त्यारे देने से इनकारी था, उसके एक हिस्से के बदले में अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को 360,000 टन गंदम देने का वादा कर लिया।
آپ کو ریکارڈ کے لیے بتاتے چلے کہ اس وقت پاکستان میں گندم کا بحران چل رہا تھا اور امریکہ کے کسانوں کے پاس گندم وافر مقدار میں موجود تھی جو کوئی بھی نہیں خرید رہا تھا، لہٰذا صدر بل کلنٹن نے پاکستان کے تیاروں کی رقم کا ایک حصہ ان کسانوں کو دے کر وہاں سے گندم خرید کے پاکستان کو دے دی۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیل تھی، یعنی تیاروں کی جگہ پہ پاکستان کو گندم مل گئی تھی۔ اس طرح سعودی عرب، ترکی، ایران، افغانستان اور امریکہ کے تعاون کی وجہ سے وقتی طور پہ پاکستان کا جو بحران تھا، جو معاشی حالات خراب ہو رہے تھے، وہ ٹل گئے۔ دنیا کے سامنے پاکستان نے یہ بیانیہ رکھا تھا کہ پاکستان نے وہ دھماکے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے بدلے میں کیے ہیں، اور دنیا نے عالمی طاقتوں نے یہ بات مان بھی لی تھی، اور دنیا کے سب سے طاقتور ادارے سلامتی کونسل میں عالمی طاقتوں کا یہ مطالبہ تھا پاکستان اور بھارت سے کہ وہ ایسے تعلقات آپس میں بنائیں کہ دوبارہ پاکستان اور بھارت میں ایٹمی دھماکوں جیسا ماحول پیدا نہ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ کشمیر کا تنازع بھی ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان اور بھارت ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس تنازع کو حل کریں۔ جنیوا میں جو یہ سب سے بڑا سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا، وہاں پہ 5 بڑی طاقتوں نے یہ مطالبہ بڑے پرزور طریقے سے کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اٹل بہاری واجپئی جو بھارت کے وزیر اعظم تھے اور وزیر اعظم نواز شریف، ان دونوں نے سری لنکا کے شہر کولمبو میں ملاقات پہ حامی بھر لی۔ لیکن ایک اور مسئلہ بن گیا، پاکستان نے پاک فوج کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، چنانچہ پاک فوج کے جرنیل وزیر اعظم پاکستان سے ناراض ہو گئے۔ اس کے علاوہ 2 اور بڑے ایسے فیصلے تھے جو وزیر اعظم نواز شریف نے فوج کو اعتماد میں لینے کے بغیر اکیلے ہی کر دیے تھے، جن میں پہلا تھا کالا باغ ڈیم۔ نواز شریف نے کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا تھا، اور اس کے لیے بھی پاک فوج کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اور اب تو شاید یہ مسئلہ سمجھنا مشکل ہو، لیکن اس وقت ان حالات میں یہ معاملہ بڑا حساس معاملہ بن چکا تھا۔ اور دوسرا بڑا کام جو نواز شریف نے کیا، وہ آئین میں 15ویں ترمیم کی تھی۔ نواز شریف 15ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان میں شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے نماز کا نظام تو قائم بھی کر دیا گیا تھا، اس کے لیے بھی نواز شریف نے فوج کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ یعنی تینوں بڑے کام، کولمبو کا چکر، کالا باغ ڈیم کے بنانے کی بات اور شریعت کے نفاذ، ان تینوں کاموں میں جب نواز شریف نے فوج کو اعتماد میں نہیں لیا تو پاک فوج کے جرنیلوں نے نواز شریف کے دوستوں کے ذریعے نواز شریف تک یہ پیغام پہنچایا کہ وزیر اعظم پاک فوج سے مشاورت کے ساتھ چلیں، پاک فوج کو اعتماد میں لیں۔ لیکن وہی دوست جب جا کر جرنیلوں کو یہ بات بتاتے کہ نواز شریف اب ان کی بات نہیں سنتے، کامران خان کے بقول وزیر اعظم اب اپنے دوستوں سے مشورہ بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو دل میں آتا وہ فیصلہ کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے پاک فوج کے جرنیلوں نے شدید تحفظات کا اظہار بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ جہانگیر کرامت پہ کور کمانڈرز کا ایک شدید دباؤ تھا کہ حکومت کے ساتھ مل کر ایک سلامتی کونسل بنائی جائے، جس میں سیاسی اور عسکری قیادتیں بیٹھ کر پاکستان کے اہم فیصلوں پر غور و فکر کریں اور مشترکہ فیصلے کیے جائیں۔ یہ وہی ادارہ تھا جو نگران حکومت نے بنایا تھا۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو قسط نمبر 34 میں بتا چکے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جہانگیر کرامت نے لاہور میں نیول کالج میں طلباء سے ایک خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے بتایا کہ ایک کونسل بنانی چاہیے جہاں پہ عسکری اور سیاسی قیادتیں بیٹھ کر بات کریں۔ لیکن حکومت نے چیف آف آرمی اسٹاف کے خطاب کے اس حصے کو سینسرشپ کر دیا اور اس کو ٹی وی یا ریڈیو پہ چلنے ہی نہ دیا گیا، کیونکہ یہ ایک ایسی خبر تھی اگر ملک میں عوام تک، قوم تک پہنچ جاتی تو کہرام بچ سکتا تھا۔ لیکن چیف آف آرمی اسٹاف کے اس خطاب کے بعد اپوزیشن خوش تھی، لیکن حکومت پریشان تھی۔ اپوزیشن اس لیے خوش تھی کہ اب فوج ان کے ساتھ ملے گی اور نواز شریف کی حکومت گرا دی جائے گی۔ حالانکہ نگران دور میں جب یہ سلامتی کونسل بنی تھی تو اس وقت نواز شریف نے اس سلامتی کونسل کا ساتھ دیا تھا اور محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کی مخالفت کی تھی۔ یہ سیاسی حکومت کی فوج کے خلاف پہلی سینسرشپ تھی۔ مری میں ایک انگریز دور کا گورنر ہاؤس ہے،
वहां पे आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत और वजीर आजम नवाज शरीफ की पहली मुलाकात हुई तो नवाज शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक साइड पे ले गए, जहां पे जाकर उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा कि आप इस्तीफा दे दें। ये पाकिस्तान में पहला मौका था कि वजीर आजम किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इस्तीफा मांग रहा था। जहांगीर करामत ने इस मुश्किल सूरत हाल को देखा और मशावरत की। अब वो दो फैसलों पर पहुंचे थे, एक तो ये कि वो अपना इस्तीफा दे दें और दूसरा ये कि या वो नवाज शरीफ से इस्तीफा लेकर इक़्तिदार अपने हाथ में कर लें। लिहाजा उन्होंने 24 घंटों के अंदर अंदर ही इस्तीफा दे दिया। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस्तीफा दिया तो 20 साल बाद पहला ऐसा मौका था कि अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंतखाब वजीर आजम ने करना था। इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंतखाब सदारतें करती थी, सदूर करते थे। लिहाजा वजीर आजम नवाज शरीफ ने जब नाम मांगे तो उनके पास 3 नाम आए, जिसमें सबसे पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान थे। ये वही जनरल अली कुली खान थे जिन्होंने ऑपरेशन खिलाफत को बेनकाब किया था और उस पर बेइंतहा काम करके पीपल्स पार्टी की हुकूमत और फौजी हुकूमत को ऑपरेशन खिलाफत से बचाया था। और दूसरे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नवाज थे, जो बाद में आजाद कश्मीर में आने वाले ज़लज़ले में उन्होंने बहुत काम किया और बहुत सी जानें बचाई। और तीसरे नंबर पे दिल्ली में पैदा होने वाले कराची के रिहायशी उर्दू स्पीकर लेफ्टिनेंट जनरल परवेज मुशर्रफ थे, जो कि तीसरे नंबर पर थे। ये एक मुहाजिर लेफ्टिनेंट जनरल थे। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ दोस्तों से मशवरा किया और उन्होंने फैसला किया कि तीसरे नंबर वाले जो जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल परवेज मुशर्रफ हैं उनको आर्मी चीफ बना दिया जाए। और उन्होंने ऐसा ही किया, लेफ्टिनेंट जनरल परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। जब सीनियर जनरल को छोड़कर जूनियर जनरल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया तो एक सहाफी ने सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया है, क्यों सीनियर जनरल छोड़ दिए और जूनियर को आप आगे ले आए। और नवाज शरीफ ने इस बात का जवाब दिया कि मैं इस बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। और तारीख गवाह है कि नवाज शरीफ उस वक्त से लेकर अब तक कोई पूछे या ना पूछे खुद बताते आ रहे हैं कि वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और अब जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उस वक्त उनको लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहिए था। 8 अक्टूबर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने फौज की कमान संभाल ली। पाक फौज की कमान संभालने के तकरीबन 10 दिन बाद 18 अक्टूबर को कराची की एक मशहूर शख्सियत हकीम सईद को उनके क्लिनिक के बाहर दरवाजे पर गोलियों से छलनी कर दिया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। ये हकीम सईद 78 साला मुहाजिर थे जो दिल्ली को छोड़कर पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान आ गए थे। सिंध के साबिक गवर्नर और हमदर्द यूनिवर्सिटी के अलावा वो दर्जनों इदारों के बानी भी थे। वो बच्चों के लिए किताबचे लिखते, बड़ों के लिए मैगजीन निकालते, मुख्तलिफ बीमारियों की तहकीकात करवाते रहते थे। वो कराची के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए एक मसीहा गिने जाते थे और गरीबों का वो हमेशा मुफ्त ही इलाज करते थे। वो पाकिस्तान की उन चंद गैर मुतनाज़ा शख्सियात में से थे जो पाकिस्तान में उस वक्त बहुत मकबूल थी। वो पाकिस्तान को मदीना जैसी रियासत कहते थे और उनके भाई ने जब उनको पाकिस्तान आने से रोका था तो वो यही कहकर पाकिस्तान आए थे कि पाकिस्तान एक मदीना जैसी रियासत बनेगी। जब उनको शहीद कर दिया गया तो इस पे एक कहराम मच गया। नवाज शरीफ ने इसका इल्जाम MQM पे लगाया। नवाज शरीफ का और MQM का सिंध में इत्तेहाद था, जो इस कत्ल की वजह से इत्तेहाद टूट गया और सिंध में गवर्नर राज लगाना पड़ा। इसी तरह KPK में सूबा सरहद का नाम को KPK में तब्दील करने की वजह से बहुत बड़ा मसला बना हुआ था और अवाम कौम नवाज शरीफ के खिलाफ होती जा रही थी। अब वही नवाज शरीफ जो बहुत बड़ी ताकत के साथ पाकिस्तान में आए थे, अपनी सियासी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खो रहे थे। अब उनका जवाल शुरू हो चुका था, लेकिन हर हुक्मरान की तरह वो भी ये बात समझने से कासिर थे। उन्हीं दिनों वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक और बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान आने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल भी कर ली। और यहाँ दोबारा नवाज शरीफ ये गलती कर गए कि दोबारा फौज को एतमाद में नहीं लिया। इस फैसले के क्या नताइज निकले? अटल बिहारी वाजपेयी जब पाकिस्तान आए तो कैसे पहुंचे?
انہوں نے کیا خطاب کیا۔ امریکہ نے سمندر سے 100 سے زائد کروز میزائل فائر کیے جو چند سیکنڈ میں پاکستان کی فضائی حدود میں شامل ہو گئے۔ یہ کیا کہانی تھی اور اس کا کیا بنا، یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے اگلی قسط میں۔ میں ہوں تنویر احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ جانو۔